नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीएससी के द्वारा एक नोटिस रिलीज किया गया है, उसके संदर्भ में। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है उसमें आप लोगों को काफ़ी हर्डल्स फेस करनी पड़ रही हैं, उसके संदर्भ में भी बात होगी। इसके अलावा सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती के आर्डर से संबंधित भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 की एक भर्ती है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती 2021, जिसके आवेदन लिए जा चुके हैं। और उसमें जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है, यदि किसी के फ़ोटो या हस्ताक्षर से संबंधित कोई इशू है तो उनको 23 अप्रैल 2021 तक रीअपलोड करने का समय दिया गया है। तो इसके बीच यदि किसी का कोई इशू है तो अपना चेक कर लीजिए। यदि फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं किया गया है आयोग के द्वारा तो उसमें आपकी जो भी इशू हैं उनको रिजॉल्व कर लीजिए। फ़ोटो और सिग्नेचर से संबंधित जो भी इशू हैं इनको रिजॉल्व करने का ये अंतिम मौका है। यदि आपने यहाँ पे नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको फिर कोई अवसर और नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक नया इशू क्रिएट कर दिया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कभी तो ओटीपी नहीं आता है, ओटीपी आ जाने के बाद फिर फॉर्म जो फाइनल डिजिटल लॉकर इशू होने की बात है, ई लॉकर इशू होने की बात है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा समय ज़ाया हो जा रहा है। और काफ़ी कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक ई लॉकर अवेलेबल हो पाया है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टफ प्रोसेस कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, और इसी तरीके का जो फॉर्म में प्रीवियस डाटा लेने की बात है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भी ये प्रोसेस किया गया है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि अपने सॉफ्टवेयर को ही प्रीवियस जो भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे उसके सॉफ्टवेयर को ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि प्रीवियस डाटा वो ऑटोमेटिक ले लेता है। यदि आपसे मांगा जाता है कि आपने प्रीवियस किसी जो है परीक्षा में सम्मिलित होने है तो आवेदन कर रखा है, तो हाँ या ना का ऑप्शन चुनना होता है। यदि हाँ आपने किया तो आवेदन आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के आप सबमिट कर दीजिए, तो वहाँ से स्वतः वो जो ज़रूरी डिटेल है उठा लेता है। उसके बाद उसमें आप जो भी आवश्यक समझें, जिनको एडिट करने के लिए अलाउ किया गया है वो एडिट कर पाते हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने थोड़ा सा समय जाया करने के उद्देश्य से ही ये हमें लग रहा किया गया है। वैसे तो इतना नेगेटिव नहीं बोला जा सकता है, लेकिन एक ये प्रक्रिया बढ़ा दी गई है जिससे आने वाले समय में अभी ऑलमोस्ट 1 महीना तो हो ही चुका है, इसके अलावा अभी कोई डेडलाइन नहीं है, तो 1-1.5 महीने का समय और भी मिल सकता है। और उसके बाद ही पीईटी से संबंधित कोई आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये थोड़ा सा समय यूपी ट्रिपल एससी ने जाया किया है स्टूडेंट्स का। यदि इस डायरेक्टली जैसे यूपी पीएससी ने किया था, यदि वैसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते तो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए, फिर भी जो है स्टूडेंट्स को तो हर्डल फेस करने ही पड़ रहे हैं। थोड़ा सा जो आशा की गुंजाइश थी, एक संभावनाएं थी कि शायद डायरेक्ट पीईटी के आवेदन लिए जाएं और उसके बाद एक परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाए, उसमें और भी डिले हो गया है। लेकिन अल्टीमेटली आप लोग प्रयासरत रहिए, क्योंकि आने वाली जो भी भर्तियां होंगी उनमें ये सब महत्वपूर्ण रहेगा। अब बात करते हैं सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 से संबंधित। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स इस बीच आए हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि किसी चैनल के माध्यम से किसी ने बता दिया था कि 20 अप्रैल या इसके आसपास की कोई डेट बता दिया था उन्होंने कि रिजल्ट आपका या ऑर्डर आपका दे दिया जाएगा। तो इस न्यूज़ की सत्यता को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो लेकिन व्यस्तता के बीच में आपको ना तो रिप्लाई कर पा रहा था, ना ही कोई वीडियो अपलोड कर पा रहा था। तो मैं बताता चलूँ कि इस तरीके की कोई भी जो है डेडलाइन हाई कोर्ट की तरफ से ना तो रिलीज़ की गई है और ना ही यूपी ट्रिपल एससी में इससे संबंधित कोई भी तैयारी चल रही है रिजल्ट घोषित करने से संबंधित। सबसे पहला काम है कि इसका जो ऑर्डर है वो डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ये सब जज साहब के द्वारा ही किया जाना है चूँकि, तो इसलिए इसके संबंध में कोई भी जो इसकी संघर्ष समिति है उसके द्वारा कोई भी क्लू नहीं दिया जा रहा है कि कब तक ये जो ऑर्डर है वो अपलोड किया जाएगा या इसके ऑर्डर से संबंधित कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी। हम भी इसी आशा में हैं कि जैसे ही कोई हमें सकारात्मक खबर मिलती है इस केस से संबंधित मैं तत्काल आप लोगों को सूचित करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ ये जो महामारी है इसने तो और कमर तोड़ रखी है। एक तो पहले से ही सुनवाई नहीं कोर्टों में हो पा रही थी, पिछले 1 साल से तो बहुत ही बुरी स्थिति थी, और उसके बाद इस तरीके की जो सिचुएशन लखनऊ में बनी हुई है तो इसको देखते हुए तो थोड़ा सा और लग रहा है कि पेशेंस रखने की ही हमें आवश्यकता है।
वैसे तो आप लोगों का बहुत पेशेंस खैर रख ही लिया गया है, अब कहते हुए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरियां हैं क्योंकि हम डेडलाइन बता भी नहीं सकते हैं कि कब तक आएगा। जो 90 डेज़ का समय है, 90 डेज़ के समय को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो 90 डेज़ आप वर्किंग डेज से संबंधित ये हम बताते हैं, तो जो भी वर्किंग डेज रहेंगे वो 90 डेज काउंट किए जाएंगे। तो हो सकता है कि जो टोटल डेज हैं वो 100 प्लस भी निकल जाएं, क्योंकि सारे वर्किंग डेज तो होते नहीं हैं। अब एक महत्वपूर्ण सूचना है, इस वीडियो के अंत में आपको एक आवश्यक सूचना हम ऐड करके देंगे जो कि कोरोना महामारी से संबंधित है। लेकिन क्रॉनिकल स्टडी परिवार आप लोगों की जो अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता है, साथ ही साथ आप लोगों से विनम्र निवेदन करता है कि भले ही यूपी गवर्नमेंट के द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन की बात से डिनाई किया गया है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने माइंड मेकअप को कर लीजिए इस तरीके से कि हम संपूर्ण लॉकडाउन में ही चल रहे हैं। अपना बचाव करिए, अपने परिवार का बचाव करिए, और जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलिए। अनावश्यक रूप से आप लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ग्रेव है, और ऐसे सिचुएशन में आप लोगों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो भी गवर्नमेंट कर रही है या कर सकती है वो तो करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी आपकी लाइफ चूँकि रिस्क में है, तो इसलिए हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बनती है कि हम किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचा के रखने, अपने परिवार को बचा के रखें। क्योंकि ये सिचुएशन जो है कुछ दिनों की है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली है। कहीं न कहीं तो स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन जो इस तरीके की अभी सिचुएशन बनी हुई है, जितनी ऑक्सीजन्स वगैरह की प्रॉब्लम फेस करके लोगों की जानें जा रही हैं, तो इसमें अभी थोड़ा सुधार होने में टाइम लग सकता है। इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और उस सिचुएशन से में ना जाने पाएँ, इसके लिए अपने जो भी प्रिकॉशंस हैं वो घर पे लीजिए। और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ, रूमेटोलॉजिस्ट। मैं आर्मी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले एक सप्ताह से काफ़ी लोग हमारे पास आते रहते हैं बेड के लिए, और हम भी निराश होते हैं क्योंकि बेड नहीं होता, और वो लोग भी निराश होते हैं। तो यदि आपको बेड ना मिले तो क्या किया जाए, इसका नाम मैंने रखा है होम हॉस्पिटलाइजेशन। मीन्स आइडियल सिचुएशन तो है कि आप यदि आपको ज्यादा बीमारी है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, बट हॉस्पिटल में बेड ना मिले तो क्या किया जाए, इसको बोलते हैं होम हॉस्पिटलाइजेशन। इसके लिए आप क्या करें, देखिए माइल्ड डिसीज है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में रहिए, 6-7 दिन में ठीक हो जाएंगे। बट यदि आपको बीमारी ज्यादा है और आपका ऑक्सीजन लेवल जब कम होने लगता है तब आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। यदि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 के ऊपर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 94 से नीचे जाता है तो आपको थोड़ा चिंता का विषय होता है। तो आप क्या कीजिए कि आप एक चीज प्रैक्टिस कीजिए कि पेट के बल लेटने को, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। नॉर्मली हम पीठ के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटिए और 2-2 घंटे लेटिए और 2-3 बार दिन में करिए, तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप पेट के बल लेटते हैं तो आपका लंग एक्सपैंड होता है। दूसरा चीज है, जब इससे ठीक नहीं हो रहा है तो आप घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले लीजिए। दोनों में क्या अंतर होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को बार बार रिफिल करना पड़ता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, थोड़ा महंगा होता है, बट दोनों चीजें घर में रखी जा सकती हैं। समझ लीजिए आपने 1-2 दिन किया और आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा है, तो आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके सीटी स्कैन करा लीजिए। या सीटी स्कैन में माइल्ड कोविड आता है तो ये सब चीजें कंटिन्यू रखिए, ज्यादा परेशान मत होइए। बट यदि चेंजेस सीवियर हैं तो जब तक हॉस्पिटल का बेड का पता लगाते रहिए, या फिर तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। और यदि मॉडरेट है तो आप अपने क्या कीजिए, लोकेलिटी में एक डॉक्टर के टच में रहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं टेलीमेडिसिन। तो वो डॉक्टर आपको मॉनिटर करेगा कि आपको एक दवा दी जा सकती है, उसका नाम है स्टेरॉइड। वो वाइसलोन की टेबलेट आती है 20 मिलीग्राम, वो रेमडेसिविर से भी ज्यादा इफेक्टिव है, और 20 मिलीग्राम की टेबलेट आप डेली ले सकते हैं। समझ लीजिए आपने ये सब कर लिया, आपने ऑक्सीजन भी ले ली, आपने स्टेरॉइड भी ले लिया, आपका डॉक्टर आपको बोलेगा भाई आपको बीमारी ठीक नहीं हो रही, तब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तब यही दवा जो मुंह से दी जा रही है स्टेरॉइड, वो आपको आईवी दी जाएगी, और साथ में एक और इंजेक्शन रेमडेसिविर। इसको बोलते हैं हम कि यदि आपको हॉस्पिटल बेड ना मिले तो होम हॉस्पिटलाइजेशन।
तो इस ज्यादा चिंता मत करिए, आपका घर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जय हिंद।